Mm. Hello students, myself AJ Singh belongs to G&R Institute of Management and Technology Bulandshahr. Now we will discuss about the nucleus, that is the primary part of the semester first BSc classes, and this is the first unit and the first chapter about the nucleus. So first chapter is the chapter is like plasma membrane, cell membrane, and the outer and inner covering lines of the cells. तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या है और सेल्स के अंदर इसकी उपस्थिति किस तरीके से शो की जाती है, ये किस तरीके से सेल्स के अंदर विद्यमान रहता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। फिर उसके बाद में इसमें काफ़ी सारे इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ साथ कई सारे कंपोनेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट देखने को मिले, जो बाद की रिसेंट डिस्कवरीज में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस का जो प्राइमरी स्केल था वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया था, और उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक खास तरीके का एक मिडिल पार्ट होता है जो सारी सेल्स के बीच में इस तरीके से कंट्रोल की तरह काम करता है, कंट्रोलर की तरह। तो इसके बारे में अगर देखें तो न्यूक्लियस जीनोमिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। और ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स है क्योंकि जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कई टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग उनके वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जिसके द्वारा सेल अपने आप में कंपोजिट फॉर्म में बनी रहती है और साथ ही साथ एक रूप से दूसरे रूप में इंटरचेंज करते हुए सेल डिवीज़न का काम करती है। तो इसी के अंदर हमें जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो क्रोमेटिन फाइबर के साथ साथ क्रोमोसोम्स की शेप में दिखाई देगा न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोसोम्स एक इस तरीके से एक कलरफुल बॉडी होती है, यानी इस प्रकार की कणिकाएं हैं, इस तरीके की कुछ संरचनाएं हैं जो कलरफुल आपको दिखाई देंगी क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर से बनी हुई होती हैं। न्यूक्लियोसोम 3D मॉडल के द्वारा उसके ऊपर डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग के रूप से जुड़ा हुआ होता है, और क्रोमोसोम्स उसके ऊपर अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर के द्वारा कंपोजिट फॉर्म में स्थित रहते हैं। तो एक तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें पोरस स्ट्रक्चर होती है, होल्स होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो एक तरीके की जैसे आप नेट लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जिस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक ऑरेंज है और उस ऑरेंज में आपके पास कुछ होल्स करी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये मान लीजिए एक होल इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक इस तरीके से है, एक बॉल की तरह हमने स्ट्रक्चर बनाई और उसमें इस तरीके से होल दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसकी वजह से एक सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह काम करते हुए इसमें से इंट्रा सेलुलर मटेरियल और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर वाले पदार्थ हैं, यानी कि न्यूक्लियर पोर के अंदर मिलने वाला न्यूक्लियर जूस है जिसके अंदर प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और अदर फॉर्मेट्स हैं, वो आयन चैनल्स के थ्रू इन सेल सरफेस रिसेप्टर्स के द्वारा अंदर या बाहर एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरीके की ये पोर जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ऊपर वाली साइड पे आपको जिस तरीके के ये होल्स दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियर पोल्स हैं, न्यूक्लियर होल्स भी बोलते हैं, और इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है। ये न्यूक्लियर पोल्स PORES न्यूक्लियस पोल्स हैं और ये होल्स की तरह आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे से गड्ढे की तरह दिखाई देंगे। इन्हीं गड्ढों के रूप में, यानी कि ये जो होल्स हैं इसी के ऊपर सेल सरफेस रिसेप्टर्स काम करते हैं, वो इंट्रासेलुलर भी हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा, इन चैनल्स के द्वारा ही कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपके सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर एंट्री या एग्जिट कर सकता है। तो इसी के साथ साथ जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव पैसेज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स के लिए अलाउ करती है कि क्या प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स उसके अंदर एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या न्यूक्लियस के बाहर कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस होती है तो डीएनए से
एमआरएनए बनता है। एक्चुअली हम उसे एमआरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैसेंजर है, अपने आप में एक न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर है जो कि मैसेज का काम करती है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें कि डीएनए है, अब ये डीएनए आगे चल के आरएनए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ी हुई है, उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर कंपोजिट फॉर्म में है जो कि सेपरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन वो एमआरएनए फॉर्म में है क्योंकि मैसेंजर है, एक मैसेज ले जा रहा है, यानी कि कोडोन्स के रूप में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का एक ग्रुप सेट होकर के एक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर की तरफ जा रहा है। अब डीएनए के साथ खासियत है कि वो न्यूक्लियस के अंदर तो एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर तो बना रहेगा, लेकिन क्योंकि एमआरएनए यानी जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, उसकी डेंसिटी, उसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, यानी कि स्टेबल नहीं रह सकता, स्टेबिलिटी उसकी डाउन हो जाती है। तो न्यूक्लियर पोर में जिस तरीके से डीएनए आरएनए में डिवाइड होगा, तो ये आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके बाहर की तरफ जाएगा और राइबोसोम्स को ढूंढेगा। उस राइबोसोम्स पे जाकर के अदर फॉर्मेशन ट्रांसलेशन की तैयार होगी और जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से एमआरएनए जो बनना है वो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्मेशन है, और एमआरएनए से जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बन रही है वो ट्रांसलेशन है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर है, हमारा न्यूक्लियर पोर है, उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू डीएनए से एमआरएनए डिवाइड और सेपरेट होकर के बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और वहाँ से अपने रास्ता यानी अपने पाथवे को फॉलो करते हुए राइबोसोम्स पे पहुँचता है, और राइबोसोम्स पर राइबोसोम्स की राइबोस शुगर की मदद से अलग स्ट्रक्चर बनाते हुए प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल की तरह काम करेगा, एमआरएनए उससे डाइल्यूट यानी कि शॉर्ट मॉलिक्यूल है, सिंगल हेलिकल है, तो सिंगल एक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे कि डीएनए है तो डीएनए तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रोप है तो इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, एक बैंड इसका ये है, दूसरा इसका ये है। अब इसी में से डीएनए जब आगे चल के तैयार होगा तो इसी डीएनए का विघटन होगा, यानी आगे चल के ये सेपरेटेड होगा। सेपरेटेड का मतलब है कि ये वाली जो आर्म है ये अलग तरीके से काम करेगी, यानी कि इस तरीके से अलग हो जाएगी, और जो ये वाली आर्म है ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएगी। तो अब ये जो सिंगल फॉर्म है ये अपने आप में आरएनए है, ये आरएनए है, इसी तरीके से ये वाला थ्रेड आरएनए है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस मिला दिए जाएं, तब ये डीएनए बन जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से फिर आगे चल के 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से अलग तरीके की प्रोटीन, इस तरीके की स्ट्रक्चर कुछ भी बन सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स मिलेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ, और उसके अंदर हमें डीएनए सुपर कॉइलिंग के रूप में 3D न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा जुड़े हुए कंपोजिट फॉर्म में मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस का इसलिए पार्ट माना जाता है कि वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के रूप में कुछ डीएनए अमाउंट हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिल सकती है और कुछ साइटोप्लाज्म में मिल सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेल डिवीजन की किस फेज में है, यानी इंटरफेज में है, मेटाफेज में है, एनाफेज में है या टीलोफेज में है। तो इस फेजेस के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्म में मिलेगा या माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती ही है, कैरी करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जेनेटिक मटेरियल की न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, लेकिन कुछ अमाउंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है, इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और कुछ फेजेस में, रेयर केसेस में, साइटोप्लाज्म में सेल डिवीजन की कुछ फेजेस के दौरान देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो सेलुलर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो मोस्टली जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो हमको न्यूक्लियस में ही देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस हैं और उसके कुछ फंक्शंस हैं। तो न्यूक्लियस और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके एक बार इसको देख लेते हैं। तो सेल जीनोम से मतलब है कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल है क्रोमोसोम्स के रूप में, और उस पर उपलब्ध जितने भी डीएनए हैं, डीएनए के ऊपर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं, उनको मिला करके एक जीन बनता है। यानी एक जीन किसी भी डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट है जो आगे चलकर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग के थ्रू
प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब ऐसे सभी फंक्शनल जीन्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो कंपोजिट फॉर्म में वो जीनोम बनाते हैं। तो न्यूक्लियस इस तरीके के जीनोम सेट को बचाने का, सेव रखने का और उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। यानी फर्दर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होंगी सेल डिवीजन के दौरान, वो सारी सप्लाई हमें जीनोम के रूप में न्यूक्लियस से ही होगी। तो एक तरीके का रिपोजिटरी है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करने का काम करता है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोल रूम की तरह, यानी कि कंट्रोलर ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को जैसे जैसे कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स उस तरीके से नहीं करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, आरएनए की प्रोसेसिंग हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के चाहे कितने भी स्टेप्स हों, वो सारे के सारे मोस्टली कंट्रोल किए जाते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि इनिशिएटिंग पॉइंट भी न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होगा और फर्दर लास्ट टाइम पे टर्मिनेशन होते हुए भी वो साइटोप्लाज्म में जाकर ही सेल डिवीजन के थ्रू प्रोटीन्स और अदर वाइटल एक्टिविटीज़ के द्वारा डिवाइडेशन का काम करता है। तो इसी के थ्रू जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों स्टेप्स को मिला लेंगे तो हमारी एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसलेशन भी आता है और साइटोप्लाज्म में उसकी लोकलाइजेशन फॉर्म भी आती है। अब दूसरा फंक्शन जो है सेल्स का, वो कंट्रोल करने का काम है, यानी कि सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट 3 मेन पार्ट्स। अब इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, देखें तो अगर बाहर की तरफ हम देखते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा अंदर और न्यूक्लियोलस मिलेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन शीट है, तो इसको बाहर से कवर करती है, जो आगे आने वाले जितने भी बैरियर्स हैं उनके थ्रू रोकने का काम करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म अपने आप में एक न्यूक्लियर फ्लूइड है, एक इस तरीके का प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, हार्मोन्स और जितनी भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो कैटलिस्ट के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। इसी तरीके से न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस एक केमिकल कंपोजिशन है और इसी के थ्रू हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियस और अदर मटेरियल्स हैं वो सेव और प्रिजर्व रहते हैं। आगे के स्ट्रक्चर में देखें तो प्राइमरी फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, जो स्टोर करने का काम करते हैं सेल के डीएनए और इसकी इंटेग्रिटी और फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में हो चाहे रेप्लिकेशन की फॉर्म में हो। इसी तरीके से जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो सेल्स की होती है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है, और इसी न्यूक्लियस के द्वारा हम प्रोटीन और एंजाइमेटिक सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंजाइमेटिक सिंथेसिस का मतलब है कि जिस तरीके से किसी भी सेल्स के द्वारा टाइम टू टाइम अगर कोई हार्मोन्स, क्योंकि हम जब भी जानते हैं कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स के कंपोजिशन फॉर्म होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होती है वो केमिकल सिंथेसिस के द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए या प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है और साइटोप्लाज्म में एंजाइमेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करती है। अब सेल डिवीजन की बात हो चाहे सेल ग्रोथ की बात हो, सारा का सारा कंट्रोल उसमें न्यूक्लियस का ही होगा, क्योंकि जब तक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए अवेलेबल है तो वो सेल डिवीजन में जाएगी, इंटरफेज में जाएगी, अदरवाइज वो सेल नेचुरल सेल डेथ या एपोप्टोसिस के थ्रू किल हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जब तक आपकी सेल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें कि अगर आपके पास किसी सेल में न्यूक्लियस अवेलेबल है, न्यूक्लियस अवेलेबल होने का मतलब है कि आपके पास सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है। अब इस न्यूक्लियस के साथ जेनेटिक मटेरियल है प्लस आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपको चाहिए एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो आपको एटीपी, एएमपी, एडीपी, जैसे ये एटीपी हुआ, इसी के साथ एएमपी, एडीपी, जीएटीपी, इस टाइप्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये अवेलेबल हैं तो इन दोनों की प्रेजेंस से आपकी सेल डिवीजन के लिए तैयार होगी और इंटरफेज में जाएगी। अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ की एब्सेंस हो जाए, यानी या तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाए, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, या माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए या नॉन वर्किंग हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, उस केस में सेल
डिवीज़न की प्रोसेस रुक जाएगी, स्टॉप या ब्लॉक हो जाएगी, वो आगे सेल डिवीज़न में नहीं जाएगी। और जब सेल डिवीज़न नहीं होगी तो सेल ग्रोथ कैसे होगी? सेल ग्रोथ तब तक होगी जब तक उसके अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस तैयार है, यानी कि मल्टी फंक्शनल सारे सेल ऑर्गेनल्स काम कर रहे हैं और प्रॉपरली प्रोटीन बनाने का सिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है। तो जब सेल डिवीज़न नहीं होगा तो सेल ग्रोथ नहीं होगी, और सेल ग्रोथ नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप होगा, हो ही नहीं सकता। या तो कहीं ना कहीं ऑर्गन फेलियर का रीज़न बनेगा, या फिर वो अल्टीमेटली सेल डेथ की तरफ इंटीग्रेटेड होगा। तो इस तरीके से डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स जो हैं वो भी स्टोरेज का काम करते हैं। वो सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं। अब अगर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसके थ्रू डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन होगा, इसका मतलब उसकी रीडिंग की जाएगी, प्रूफ रीडिंग की जाएगी, और सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, यानी एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इन सभी एंजाइम्स के 4 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन करते हुए न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू प्रोटीन बनने का काम होगा। तो एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है तो रेगुलेशन जरूरी है। उसी रेगुलेशन के काम के लिए सबसे पहले कंट्रोल जो करेगा वो सारे कंट्रोलर पार्ट्स, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स का है, क्योंकि अगर हम देखें तो राइबोसोम्स है जो राइबोस शुगर के द्वारा आगे चल के हमारा एक लेयर तैयार होती है, एक बॉन्ड तैयार होता है, जिसके द्वारा डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आगे चल के डिग्रेड होते हैं और फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो उनका भी प्रोडक्शन न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है, कंट्रोल न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। अब डीएनए की लोकेशन अगर हम देखें कि डीएनए कहाँ पर मिलेगा, तो डीएनए की जो सबसे प्राइमरी लोकेशन है सभी लोग जानते हैं कि वो क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। लेकिन क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो सीधी सी बात है कि डीएनए की जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो यहाँ पे सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा, लेकिन कुछ टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आरएनए हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाया जा सकता है। वॉटसन एंड क्रिक ने जो प्रपोज किया था मॉडल, उसमें आरएनए जो होती है वो डीएनए की ही कॉपी होती है, यानी पेरेंट कॉपी से डॉटर कॉपी में वो रेप्लिकेट करते हुए आपस में एक कॉपी बनाते हैं। ये मैसेज ले जाते हैं न्यूक्लियस से कैरी करते हुए साइटोप्लाज्म की तरफ, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है राइबोसोम्स पर। अब इसी तरीके से डीएनए लोकेटेड है सेल न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे इसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है। न्यूक्लियर डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियर डीएनए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और कहीं कहीं रेयर चांसेस में सेल डिवीजन की फेजेस में आपको साइटोप्लाज्म में भी कहीं उसकी फॉर्म्स मिल सकती हैं, तो उसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलेंगे। अब कुछ अमाउंट में डीएनए है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, एम्प्टी डीएनए के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो एनर्जी कन्वर्ट करने का काम करती हैं, और इन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल्स का यूज़ बाकी अदर सेल्स और सेल्स सरफेस रिसेप्टर्स के द्वारा सेल वाइटल एक्टिविटीज़ में किया जाता है। अब न्यूक्लियस के एग्जाम्पल्स अगर हम दें कि न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर मोस्टली जितनी भी सेल्स हैं बिना न्यूक्लियस के सरवाइव नहीं कर सकती, एग्जिस्टेंस में नहीं आती हैं। इसलिए जैसे अगर हम देखें नॉर्मली, तो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियस इन रियल लाइफ इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन स्किन सेल्स। अब स्किन सेल्स हमारी बॉडी पर अवेलेबल होती हैं, जितने भी हम अगर बात करें तो हायर कॉर्डेट्स में तो मोस्टली स्किन सेल्स पाई ही जाती हैं, लोअर कॉर्डेट्स में भी स्किन सेल्स हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस स्किन सेल्स के बीचों बीच पाया जाएगा, वहाँ पे भी मिलेगा, हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल है। तो न्यूक्लियस में सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ना केवल जीन्स हैं, उसके द्वारा स्किन सेल्स भी एक्सप्रेस की जाती हैं, और अदर सेल्स जितनी भी हैं वो भी न्यूक्लियस के द्वारा ही एक्सप्रेस की जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको सेल को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे एक कंट्रोल रूम होना, यानी कि एक कंट्रोलर होना बहुत ज़रूरी है, जिसका जो रोल है वो न्यूक्लियस ही प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, आई होप के आप सभी को इससे फ़ायदा हुआ होगा। अब इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।